जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास, जो पेडागोजी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट। हम उसमें से कुछ 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में हर साल पूछे जाने की आदि संभावनाएं होती है और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ना पसंद आए तो हमें कमी बताइएगा कहाँ पे वीडियो में कमी रह गई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बोध में सन्निहित होता है। वस्तु, व्यक्ति या घटना से प्रत्यक्ष अनुभव, वस्तु, व्यक्ति या घटना की परिकल्पना, व्यक्ति को नियंत्रित करने की क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होता है वस्तु, व्यक्ति या घटना से प्रत्यक्ष अनुभव ही हमारा बोध कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी ज्ञानार्जन संकेत करता है। किसी विषय बस पर अभिव्यक्ति ध्यान का, ज्ञानार्जन के द्वारा बुद्धि के प्रयोग का, एक लक्ष्य या लक्ष्यों की निश्चितता का, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, प्रभावी ज्ञानार्जन संकेत करता है किसी विषय पर अभिव्यक्ति ध्यान का, अभिव्यक्ति ध्यान, ये राइट आंसर है। ज्ञानार्जन के द्वारा बुद्धि के प्रयोग का, ये भी सही है। एक लक्ष्य या लक्ष्यों की निश्चितता का, सही है। ये सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रभावी ज्ञानार्जन के क्षेत्र में सर्वाधिक विख्यात शिक्षा शास्त्री कौन है। प्रभावी ज्ञानार्जन के क्षेत्र में सर्वाधिक विख्यात शिक्षा शास्त्री कौन है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ग्राहम बेल। आपको पता होगा जो टेलीफोन की खोज की थी किसने किया था, ग्राहम बेल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने जनगण मन अधिनायक जय है लिखा है। जॉन स्टुअर्ट या फिर थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक। प्रभावी ज्ञानार्जन के क्षेत्र में सर्वाधिक विख्यात शिक्षा शास्त्री कौन है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। समझ के लिए शिक्षण, समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। तो चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन में हम चूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हाँ देखिए, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, समानता और अंतर देखने वाले सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, परीक्षार्थी को एकांकी तथ्यों पर प्रक्रिया को याद करने की योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों से कहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा समझ के लिए प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ पे निगेटिव वर्ड है ना, तो यहाँ पे देखिए याद करने के लिए, रटने के लिए, याद करने के लिए हम बच्चे को प्रोत्साहित कभी नहीं करेंगे। विद्यार्थी क्या होना चाहिए, करके सीखे, यही हमारा बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से, 5वां नंबर, विद्यार्थी शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में विद्यार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाना है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। तो ये गलत हो गया। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ावा देता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है, रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए इसे मान लेते हैं, सी और ए नंबर में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, यहाँ पे लिखा पुनरावृत्ति। ठीक है, जो हमने पीछे सीख चुका है, जो पहले सीख चुका है शिक्षार्थी, उसे हमें जोड़कर बताना है। तो पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ हमारा इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, ये इसका रॉन्ग आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। मूल रूप से मानसिक क्रिया तो मान ही नहीं सकते, कुछ फिजिकली भी होता है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, त्रुटियां दर्शाएंगे तभी वो सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारे 2 ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, अब बचा कौन कौन सा, 3 ऑप्शन गलत हो गया, हमारा एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चुनते हैं।
एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह कथन यह किससे संबंधित है? यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है, अनुक्रिया मतलब जो पुराना वो सीख चुका है उसी के प्रति वो अनुक्रिया करता है। तो यहाँ पे देखिए सीखने का अदृश्यता सादृश्यता नियम, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। सीखने का प्रभाव नियम, ये रॉन्ग हो गया। सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, यहाँ पे अनुक्रिया है तो अनुक्रिया में अभिवृत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, सीखने की तत्परता, सीखने की लालसा है बच्चे के अंदर, ये तो हमारा क्वेश्चन बोल नहीं रहा। तो सीखने का सादृश्यता सिद्धांत। ठीक है, जो बच्चा पूर्व में कभी सीखा था उसी के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया कर रहा है तो वो सादृश्यता सिद्धांत कहलाएगा, सादृश्यता नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 8 नंबर। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करे और शिक्षक उस पर प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। जब बच्चे को हम अच्छा गाइडलाइन नहीं देंगे तो शिक्षण सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग भी कर लेंगे तो कौन सिखाएगा। ठीक है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। व्याख्यान तो वो कर नहीं सकता क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। कक्षा में आवंधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ठीक है, अरे हम परीक्षाओं पर ध्यान कैसे देंगे भैया, जब हमारा छोटा बच्चा है उसे अंतःक्रिया करके सिखाना। जब कभी भी आपको उदाहरण देकर बच्चे को वास्तविक दुनिया में जोड़ा जाए, अंतःक्रिया बच्चे खुद करें तो वो उसका पॉजिटिव वर्ड होता है, उसका राइट आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो 9 नंबर में देखते हैं। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिघटना स्वरूप घटती है, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये एक ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, हमारा एक अलग सा नॉलेज होता है, व्यवहार होता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या बोला, सीखने के लक्षण में व्यवहारों का अध्ययन, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अनअधिगम, अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, ये रॉन्ग हो गया। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, तो सीखना ही एक प्रक्रिया जो व्यवहार अध्ययन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से, इनमें से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखने शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, शैक्षिक स्थान ही एक स्थान है जहां पर अधिगम प्राप्त होता है, ये जरूरी नहीं है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, हाँ व्यापक प्रक्रिया। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, राइट है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एकमात्र वर्ड यूज किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया है? एकमात्र वर्ड यूज किया गया। और जब कभी भी आपको एकमात्र वर्ड मिले तो ये एक निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो ये इसमें आप अगर गलत चूज करने के लिए बोलता है तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में जो अभी अवयस्क है, मतलब अल्पवयस्क हैं, आधे वयस्क हैं, तो उसमें जो अभिभावक होते हैं उनकी भूमिका कैसी होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक या फिर उद्देश्य? तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो अग्र सक्रिय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो अल्पवयस्क व्यक्ति है, बच्चा है, उसके लिए हमें अग्र सक्रिय होना चाहिए अभिभावक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। परामर्श का उद्देश्य है, परामर्श बच्चे को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना, बच्चों के समायोजन में सहायता प्रदान करना, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बच्चे को समझाना भी परामर्श का उद्देश्य होता है, बच्चे की कमियों का कारण का पता भी लगाना होता है, और बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं, बच्चा किस प्रकार सीखता है? बच्चा करके सीखता है। कैसे सीखता है? करके सीखता है। पुस्तकें पढ़कर, पुस्तकें जहाँ यूज होगा तो आप उसको निगेटिव वर्ड करिएगा, पुस्तकें जहाँ यूज होगा तो निगेटिव वर्ग, निगेटिव वो वर्ड होगा आपका, निगेटिव शब्द होगा, उसको आप रॉन्ग कर सकते हैं।
परिचर्चा द्वारा। दूसरों से केवल चर्चा द्वारा वो नहीं सीख सकता, वो बच्चा करके सीखता है। प्रश्न पूछकर ये भी नहीं है, कई प्रकार से सीख सकता है। तो इसमें देखिए कई प्रकार से सीख सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार से वो सीख सकता है, ठीक है। परिवार में अलग, स्कूल में अलग, दोस्तों के साथ अलग और समाज से अलग सीखता है, तो कई प्रकार से सीख सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15वां नंबर, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक। एक अच्छा अध्यापक, तो सर्वोत्तम कथन कौन सा? अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। ये तो रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि बच्चा जब छोटा होगा तो हम उसके लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता हो, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे सदैव हमेशा वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करे, ये थोड़ी देर के लिए मानते हैं। विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखे, ये भी उसके लिए बाउंडेशन क्रिएट करना एक अच्छा अध्यापक का कार्य नहीं होता। बच्चे के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करना एक अच्छे अध्यापक का कार्य नहीं होता। तो विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करे, और जब बच्चा सीखेगा तो अनुशासन में रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 16वां नंबर। तो 16वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, उसके लिए एक अध्यापक की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सर्वोत्तम कथन होता है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड तो हमें लाना नहीं है। नेगेटिव वर्ड देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, बाकी को कुछ वो नहीं पढ़ाएगा क्या? अधिकतर बच्चे जो छूट गए उनको नहीं पढ़ाएगा क्या? बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, नहीं, ऐसा वर्ड एक अध्यापक के लिए अनुचित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 17वां नंबर, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में इनमें से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी कभी त्रुटियां ना करेंगे, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। जब बच्चा पहली बार सीखता है तो वो त्रुटियां जरूर करता है, ठीक है। इसके लिए हम अधिगम मतलब होता है लर्निंग, मतलब सीखना, ठीक है। सीखना, त्रुटियां जो होती है वो सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, ये कौन सा ऑप्शन हो गया? कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। अक्सर हम भी जब कभी कोई नया काम करते हैं तो उसमें गलतियां हो ही जाती है, तभी हम उसमें लर्निंग कर पाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो इसका ऑप्शन चूज करिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परिपक्वता एवं आयु। जो उसकी परिपक्वता, जब अच्छे से बच्चा परिपक्व हो जाता है और अपनी एज पर आ जाता है तो वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से गिनती करने लगता है, वो अच्छे से लर्निंग सीख जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थियों का शरीर व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट करता है सीखने के लिए। प्रेरणा, उपलब्धि और अभिप्रेरणा, जब तक ये तीनों चीजें बच्चों में नहीं होगी तो वो बच्चा कभी सीख नहीं सकता। उत्सुकता और इच्छा शक्ति, हमारे पास ढेर सारी आसपास में काम होते हैं, लेकिन हमारे पास जब तक उत्सुकता नहीं होती, इच्छा शक्ति नहीं होती, तो हम उस काम को नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने, टालमैन ने, वुडवर्थ ने, इनमें से कोई नहीं। देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसका? संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो हम उसे कहते हैं अभ्यसन, अनुकूलन, निष्पादन, मूल प्रवृत्ति। तो इसको हम नाम देते हैं निष्पादन, ठीक है। जब मान लीजिए, ऐसे समझिए उदाहरण के लिए, जब मान लीजिए हम किसी भी मशीन में कुछ देते हैं और कुछ वो हमें निष्पादन दे दे, हम कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वो हमें निष्पादन प्रदान करता है। जो भी अनुक्रिया सीखी गई है उसके द्वारा वो अनुक्रिया दे रहा है। जब एक बच्चा अपनी अनुक्रिया की अभिव्यक्ति व्यवहार के रूप में करने लगता है तो उसे हम निष्पादन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर,
करके सीखना इनमें से किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या ये सभी? सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सी अवस्था के लिए ये होगा? तो ये सभी अवस्थाओं के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों के सीखने में परिवार का क्या योगदान होता है? परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये राइट है, सही है। परिवार में ही बच्चा आधारभूत जानकारी पाता है, ठीक है, ये भी सही है। परिवार का वातावरण, अनुशासन, परिवेश एवं देखभाल महत्वपूर्ण होता है। परिवार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। ऐसा नहीं है परिवार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। परिवार का वातावरण, अनुशासन, परिवेश एवं देखभाल महत्वपूर्ण होती है। बच्चे के सीखने में जब हम परिवार की योग्यता, परिवार का योगदान देखें तो वहाँ का वातावरण, अनुशासन, परिवेश एवं देखभाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर उसका सी हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, जब बच्चा दूसरों के कार्यों या व्यवहारों को देखकर उसी तरह का कार्य व्यवहार करता है तो उसे क्या कहते हैं? हम अनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरण, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन प्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, अनुकरण या अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण कहते हैं, ठीक है। जब बच्चा दूसरे के व्यवहार को देखकर करता है, उसी तरीके का कार्य या व्यवहार करना सीखता है तो हम उसे अनुकरण कहते हैं। जैसे हम दूसरे का नकल करना कहते हैं। बालकों में स्वाध्याय की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है। उपयुक्त स्थान, छात्रों को पढ़ने को कहना, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, छात्रों से बिल्कुल बात ना करना। देखिए ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। पढ़ने को कहना, विकास का सिद्धांत, स्वाध्याय की आदत का, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। चलिए हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाध्याय की भावना तभी विकसित होगी, ठीक है, जब छोटा बालक होता है, बालकों के में स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन, ठीक है। तो छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, जब हम स्वयं पढ़ना सीखते हैं, करना चालू करते हैं तो बच्चा खुद देख देख कर वो सीखना चालू कर देता है, जिसे हम अनुकरण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बच्चे किस कारण से विद्यालय उपलब्धियों में असफल होते हैं? तत्परता में कमी, अभ्यास में कमी, पारिवारिक कलेश के कारण, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये सभी। जब बच्चा अपने कार्य के प्रति तत्पर नहीं रहेगा तो विद्यालय उपलब्धियों में असफल होगा, ठीक है। अभ्यास में कमी के कारण, अभ्यास जब तक बच्चा नहीं करेगा तो उसे उपलब्धि असफलता देती रहेगी, ठीक है। पारिवारिक कलेश के कारण, ये भी एक कंडीशन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, कोहल वर्ग का अधिगम सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है? प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो जो कोहल वर्ग थे उन्होंने कहा था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। कोहल वर्ग अधिगम का सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है। उन्होंने जो सीखने का नियम दिया वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। देखिए एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन हर टेस्ट में, हर एक सेट में आपको देखने को मिलते हैं। तो एक एक सेट में आप नोट कीजिए, आपको 100% क्लियर है कि आपसे याद हो जाएगा, ठीक है। आपको एक बार में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो कोहल वर्ग का अधिगम सिद्धांत किसने इसको हम किस नाम से जानते हैं? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कक्षा कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है। कक्षा कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है अभ्यास का नियम, उपस्थित का नियम, रटने का नियम, पाठ्य वस्तु की नकल करने का नियम। देखिए ये दो गलत हो गया हमारा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए अभ्यास का नियम, कक्षा कक्ष में अधिगम, ठीक है। कक्षा कक्ष में ज्यादातर बच्चे अधिगम नहीं करते हैं, ठीक है, अभ्यास नहीं करते हैं, केवल उपस्थिति का नियम ही महत्वपूर्ण है। अधिगम करने का जब बच्चा डेली जाएगा, उसके अंदर रेगुलरिटी आएगी तो बच्चा ऑलरेडी सीखने में थोड़ा बहुत ध्यान देने लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फ्रॉयड ने विकसित किया है। तो फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणात्मक इन्होंने दिया था, ठीक है। फ्रॉयड का जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो मनोविश्लेषणात्मक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपियों में। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, सीखने का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, भूल एवं प्रयास का नियम, मनोविश्लेषणवाद का नियम इन्होंने दिया था। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर। गणित एवं विज्ञान सीखने में प्रायः प्रयोग होता है। गणित एवं विज्ञान सीखने में प्रायः प्रयोग होता है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं हो सकता, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत ये भी नहीं हो सकता। देखिए इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत फ्रॉयड ने दिया था। फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अभी ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में मिला था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए
इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। गणित एवं विज्ञान सीखने में प्रायः प्रयोग होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी क्वेश्चन में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत अगर है ऑप्शन में तो वो उसका राइट आंसर होगा। ये एक पॉजिटिव वर्ड माना जाता है सीटेट या किसी भी टेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आपसे 30 नंबर में कितने नंबर आपसे पहले से बनते थे और कितने नंबर आपको कठिनाई हुई है समझने में, कौन सा क्वेश्चन आप थोड़ा सा टफ लग रहा है, कौन सा इजी लग रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।